Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका हमारे प्रोग्राम हालात हाज़रा के सिलसिले में वॉर चैनल पर खुशामदीद। एज यूजुअल हमारे साथ अली सजाद साहब लंदन से और जफर अहमद साहब कनाडा से मौजूद हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा अफगानिस्तान की सूरत हाल सारी दुनिया के सामने, कैसे तालिबान ने 11 दिनों के अंदर टेक ओवर किया और 20 साल से उधर जो नाटो की फोर्सेस अमेरिका बैठा हुआ था उसको निकाल बाहर किया। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या नहीं है, हर एक की मुख्तलिफ राय है। लेकिन ये हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है इस मौजू के ऊपर एक्सपर्टीज है, अथॉरिटी है, उनसे बात करते हैं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और खुश आमदीद। अच्छा जी, आपने सुन लिया मौजू के सिलसिले में, तो सजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जरा बैकग्राउंड बताएं, अचानक ये क्या मामला हुआ कि तालिबान ने जो है वो टेक ओवर किया जस्ट इन 11 डेज। हाँ, ये बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि अचानक नहीं है और इसके पीछे पूरी बैकग्राउंड है 20 साल की। और जब से अमेरिकन ने और अलाइज ने वहाँ अटैक किया है, वो मुसलसल एक जंग की हालत में रहे हैं और वक्त के साथ साथ उन्हें भी रियलाइज हुआ कि यहाँ परमानेंट तो रहा नहीं जा सकता, और ना ही वो परमानेंट रहने के लिए आए थे। ये भी एक हकीकत है कि अमेरिकन और अलाइज वहाँ पे परमानेंट रहने के लिए नहीं आए थे। सुपर पावर्स की और वेस्टर्न कंट्रीज के अपने मफादात होते हैं, वो उन्होंने वक्त के साथ साथ उनमें से बहुत सारे गोल अचीव किए, बट एट वेरी हैवी कॉस्ट। यानी इस पर बहुत डिबेट हो रही है। अराउंड अबाउट $2 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है, और साल के तकरीबन $40 बिलियन उन्होंने 40 से $50 बिलियन वहाँ खर्च किए हैं। असल में इस सारी चीज का जो एंड हुआ है वो हुआ है पिछले साल 20 फरवरी 2019 में, जो दोहा में फाइनल जो माहिदा हुआ है तालिबान की लीडरशिप में और अमेरिकन अथॉरिटी में। उनकी तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी बरदार थे और यहाँ से रमजे खलीलजाद थे, जो कि अफगान उमूर पे बड़े एक्सपर्ट हैं, अमेरिकन हैं। बिल्कुल। तो इनका एक फाइनल एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत अमेरिकन जो थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में ये आमादगी जाहिर की थी कि हम यहाँ से अब अपनी फौजें विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो उस माहदे के तहत फिर अमेरिकन ने मई 2020 तक निकल जाना था अफगानिस्तान से, और चूंकि वहां पे रजीम चेंज हो गई, हुकूमत चेंज हो गई, और जो बाइडन गवर्नमेंट जो थी इन्होंने फिर उसको थोड़ा सा डिले किया, अगस्त सितंबर तक ले गए हैं। तो चूंकि अफगानिस्तान में सबसे पावरफुल जो ग्रुप था वो इन्हीं का था, तालिबान का था, और इन्हीं से उन्होंने हुकूमत छीनी थी, और बजोरे तलवार, बजोरे गन, और उन्हीं से उन्होंने दोबारा निगोशिएट करके तो उन्हीं को इन्होंने उनसे एग्रीमेंट करके तो वहां से विड्रॉ किया। और देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1.5 साल हुआ उस एग्रीमेंट हुए को, और उस एग्रीमेंट में शामिल था कि ये दोनों फ्रीक एक दूसरे पे अब हमले नहीं करेंगे, बुलेट्स फायर नहीं करेंगे, और इन 1.5 सालों में एक भी अमेरिकन जख्मी या हलाक नहीं हुआ अफगानिस्तान में। यानी दोनों तरफ से मायदे की पासदारी की गई। लेकिन इस दौरान तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अपनी जंग और झड़पें जारी रखी हैं। तो अमेरिकन का ख्याल था कि उनके जाने के बाद ये उन्होंने जो 2-2.5 लाख की अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार की हैं, ये उनको रिप्लेस करेंगी और तालिबान को इतनी आसानी से काबुल में दाखिल नहीं होने देंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इक्विपमेंट था, ट्रेनिंग भी थी, लेकिन उनके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन, या वो कहना चाहिए कि एक वो स्ट्रेंथ और वो ताकत नहीं थी जो कि किसी फौज या किसी फोर्स के लिए बड़ी रीढ़ की हड्डी रखती है और बेसिक एलिमेंट होता है। तो उसकी गैर मौजूदगी में तालिबान ने फिर अमेरिकन की अदम मौजूदगी में जो स्पेस कायम हुआ है उसको बड़ी आसानी से फिल कर लिया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन जो है या नेटो जो है अलाइज फोर्सेस, वो अपने गोल अचीव किए बगैर चली गई हैं या उनके गोल्स अचीव हो चुके थे?
बेसिकली देखें, अमेरिकन का या नेटो जो अलाइज हैं, इनका तालिबान के साथ तो कोई झगड़ा नहीं था, ना तालिबान का वेस्ट के साथ कोई झगड़ा था। ये तो एक लोकल पावर थी और ये लोकल एक फिनोमेना था। ये पुराने एलाइज हैं अमेरिकन के, रशियन जहाद के जमाने में इनके जो बड़ों के अमेरिकन के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप थे और ये उनके लिए एक ब्लू आइड बॉय थे किसी जमाने में। तो इनका पर्सनली तो कोई झगड़ा नहीं था अमेरिकन के साथ। बेसिकली अफगानिस्तान एक जंक्शन बन गया था दुनिया की बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। वहां पे अरब बहुत ज्यादा आगे थे और उन्हीं में अलकायदा आ गई थी, उसी में उसामा बिन लादेन आ गया था। उसामा बिन लादेन जो था वो अमेरिका का दुश्मन था और उसकी हर एक अलग पूरी स्टोरी है। लेकिन आप सब जानते हैं 9/11 का जो एपिसोड हुआ उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सारे अरब थे और उनका ताल्लुक अलकायदा से था। और अमेरिकन ये समझते थे, और इसमें काफी हद तक हकीकत भी थी, कि अलकायदा का मेन जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे अफगानिस्तान में पनाह गजीर हैं। उन्होंने इनसे बात की थी अफगानिस्तान से, मुल्ला उमर से, कि आप हमें ये बंदे वापस कर दें। इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री भी शामिल हुई। इन्होंने भी उनको कहा कि आप इनके ये लोग वापस कर दें, लेकिन वो नहीं माने। उनकी कोई अपनी मजबूरियां थी या रवायात थी या जो भी उनकी ट्रेडिशन थी। उन्होंने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि ये यहाँ ट्रायल चलाएं, या अमेरिका की किसी अदालत में ट्रायल चलाएं, या अफगानिस्तान में ट्रायल चलाएं। अगर वो मुजरिम हुआ तो हम उसको वापस कर देंगे। सुपर पावर का ये तरीका बहरहाल नहीं होता, वो ऐसे नहीं बिहेव करते। जी तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने उनका गोल अचीव ये हुआ कि उसामा को मार दिया उन्होंने और वहां पर अलकायदा को अपनी तरफ से जितना एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, ये एक बहुत से गोल में से एक ये गोल उनका था। जफर साहब की राय लेते हैं इस मामले में। जी जफर साहब, आपने देखा कि तालिबान ने कम बैक किया है जी, 20 साल के बाद 11 दिनों में टेक ओवर किया है, रिकॉर्ड है। तो ये आप कैसे देखते हैं इस चीज को? पहले तो मैं कह दूं, आपने ऐसे ही वो तारुफ में कह दिया अथॉरिटी कोई नहीं, बस हम दोनों का शौक है अपने पढ़ने का। और सर ये अथॉरिटी होती है, जो बंदे का इंटरेस्ट एक खास लेवल पे जाता है ना, तो उसकी राय बन जाती है, उसका जो एनालिसिस होता है। इसलिए मैंने कहा था, ये मेरा उसने जानना, अल्लाह करे कि मैं दुरुस्त हूँ। आप खाकसारी से काम ले रहे हैं तो, लेकिन मतलब इसकी इब्तिदा यूं हुई थी कि 9/11 का अटैक हुआ। अमेरिका ने कहा कि ये अलकायदा ने अटैक किया, अलकायदा अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान में मतलब निकालो। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं निकालते। ये लोग गए, उन्होंने मारा। 2011 में उन्होंने पता चला कि वो पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान जाके मारा उसामा बिन लादेन को। उसके बाद 2011 से लेके 2021 तक इन्होंने 2011 के बाद इन्होंने एक नया आइडियोलॉजी दी, कि नया आइडिया दिया कि जी हम यहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे और रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये वो मतलब जो है, बिल्कुल ये उनका जो सबज बाग था वो ये था। अच्छा, जो मतलब अगर इसको एक और नजर से देखा जाए वो ये कि जब 9/11 का अटैक हुआ तो नोबडी कैन स्टॉप अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला करने से, उसे कोई नहीं रोक सकता था, फॉर वट एवर द रीजन। वो मतलब वो अगर तूने गाली नहीं निकाली तो तेरी माँ ने गाली निकाली होगी, वो जो कहानी हमने बचपन में पढ़ी हुई थी। तो उसके बाद फिर ये मतलब उसामा बिन लादेन के बाद निकल क्यों नहीं आया? वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं। ये एक फिगर दी जाती है कि जी अमेरिका ने अफगानिस्तान पे $2.3 ट्रिलियन खर्च किए। बिल्कुल भी नहीं, प्लस इंसानी जाने, व्हाटएवर, इंसानी जानों की जो एम्पायर्स होती हैं उनमें कोई कीमत नहीं है। उनकी जो ग्रेट गेम्स होती हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती, बस लोग मरते हैं उनके लिए। $2.3 ट्रिलियन की जो फिगर है बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल अफगानिस्तान पे नहीं हुई। इसका 80 to 90% $2.3 ट्रिलियन का अमेरिका की जो असला साज कंपनियां हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके ऊपर वापस उन्हीं के पास गया। आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक अफगानिस्तान वार के नतीजे में जो इसका एक इकोनॉमिक पहलू है वो ये कि एक बहुत बड़ी वेल्थ ट्रांसफर हुई है फ्रॉम जो मिडिल क्लास और अमेरिका की जो वर्किंग क्लास है, वो उसने जो 20 साल जो मेहनत करके जो पैसे कमाए
वो ट्रांसफर हुए हैं। ये बोइंग को लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुपमैन और ये रेथियन, ये जो सारी ये कंपनी है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात, ये सिर्फ पाकिस्तान के जर्नलों का ये चक्कर नहीं है कि ये इधर आर्मी में काम करते हैं और उसके बाद फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट पे कोई किसी प्राइवेट फर्म में काम शुरू कर देते हैं। वो मैं पढ़ रहा था कि मतलब अमेरिका के जनरल्स मिलियंस डॉलर के सीईओ लगे हुए हैं, उनकी पे है, वो इन कंपनियों के अंदर वो काम करते हैं, सिक्योरिटीज की कंपनियां ज्वाइन करते हैं इनकी तो मतलब ये जो बैक स्टोरी जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका रहा, उसकी एक बैक स्टोरी ये भी है कि मतलब 10 सालों में लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स की कीमत को 1000% बढ़ गई। वो जो बोइंग था उसकी कोई 2000% उसके शेयर्स की कीमत बढ़ गई। इट्स अ ह्यूज वेल्थ ट्रांसफर। वो कहते हैं इंग्लिश में कि वॉर इज अ ट्रेड ऑफ किंग्स। तो इस वजह से अमेरिका इतना अरसा वहां बैठा रहा जब तक मतलब ये। अच्छा, जब ये एक बात कि अफगानिस्तान की आर्मी इतनी जल्दी फेल क्यों हुई, क्योंकि इट वाज नेवर इंटेंट, किसी भी वेस्टर्न पावर की ये कोई इंटेंट नहीं थी कि जी इन लोगों को मतलब कोई इनका पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए। मैं अपना थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराता हूं कि ये बरसगीर के मुसलमान और हिंदू कैसे इनके अंदर कैसे सियासी सूझबूझ आई। 1885 में कांग्रेस बनी है और 1947 के अंदर इंडिया बन रहा है। मतलब 2-3 जनरेशंस बकायदा एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत उन्होंने इलेक्शंस होते देखे, काउंसलर के इलेक्शन होते हैं, फिर सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होते हैं, फिर मतलब स्टेट के लेवल के, वो इस प्रोसेस से बार बार गुजरे। उसके बाद फिर ना सिर्फ ये कि उस प्रोसेस से बार बार गुजरे, कलकत्ता वो यूनिवर्सिटी बनी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटीज बनी, पूरी एक मिडिल क्लास की फिर एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, फिर एक मिडिल क्लास वर्किंग क्लास बनी और फिर मतलब उसके इंटरेस्ट बने। तो उसके बाद मतलब बरसगीर के हिंदू और मुसलमानों के अंदर एक पॉलिटिकल थॉट है। ऐसा कोई प्रोसेस अफगानिस्तान में नहीं हुआ। इस तरह के किसी प्रोसेस से वो लोग नहीं गुजरे। तो जो किसी भी मुल्क की जो आर्मी लड़ती है वो किसी नेशन के पीछे लड़ती है। ऐसी कोई नेशन बिल्डिंग अफगानिस्तान में इन 20 सालों में नहीं हुई कि कोई पॉलिटिकल प्रोसेस हो, उसके बाद ये लोग अपने आप को मतलब वो सिर्फ एक खित्ता अराजी मखसूस कर देने से और उसके ऊपर लेबल लगा देने से कि जी ये अफगान है, नेशन नहीं बन जाती। नेशन बकायदा एक प्रोसेस होता है, डेमोक्रेसी के प्री रिक्विजिट्स है, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट एजुकेटेड मिडिल क्लास है। जब तक एजुकेटेड मिडिल क्लास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का सोशियो इकोनॉमिक लेवल बुलंद नहीं होता और वो ऐसे समाजी तजर्बे से नहीं गुजरती जिसके नतीजे में इस बात का यकीन पैदा हो कि जमहूरियत के नतीजे में हमारा माशी और माशरती मुकाम बढ़ सकता है, तब तक जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं आता लोगों का। इसे वो किसी प्रोसेस से नहीं गुजरे, वो सिर्फ वॉरलॉर्ड्स के अंडर थे। वो हरात के अंदर इस्माइल खान था, इधर अपने ताजिक साहब थे, ये उज़्बेक क्या नाम है बड़े मशहूर हैं ये अब्दुल रशीद दोस्तम साहब। तो बस उनके अंदर वो डिवाइड था और वो और कोई मतलब कबायलियत ही वहां पे कायम रही। और मतलब ये उसके ब्रेकअप कर जाने की और इसके ब्रेक डाउन कर जाने की ये वजह मुझे समझ में आती है। बिल्कुल सही है जी। जवाद साहब, आप से मेरा एक और ज़िमनी सा सवाल यहाँ पे निकलता है कि सबसे पहले तो ये पता चले कि ये तालिबान जो हैं इनको सपोर्ट कौन कर रहा था अब तक? मतलब 20 साल में खात्मा नहीं कर सके उनका, और एकदम उन्होंने पावर के साथ जो है वो रिफ्लेक्ट किया है। इनको सपोर्ट करने वाली वही ताकतें हैं ना जो अमेरिका के खिलाफ हैं, सारी रीजनल पावर्स। उसमें सरे फहरिस्त ईरान है। आपको पता है इस दफा तालिबान की लीडरशिप पर बहुत ज्यादा जो इनकी फोर्स है वो ईरान में मुकीम रही है। अच्छा, नहीं ये मेरे तो और बहुत सारी लीडरशिप इनकी कोयटा और उसके मदाफाती इलाकों में रही है। और
रशियंस के बारे में भी बहुत हद तक बड़ी इतलात हैं कि उन्होंने भी इनको बहुत सपोर्ट किया है, चाइना ने भी सपोर्ट किया है। तो ये सारी जितनी भी गिर्द गिर्द की बड़ी ताकतें हैं ये अमेरिका को चाइना और रशिया ने तो इनकी हुकूमत को फौरी तस्लीम भी कर लिया ना अभी। तस्लीम बाकायदा के ऐलान तो नहीं किया उन्होंने, अपनी एम्बेसीज वहां बंद नहीं की, इनसे गुफ्तगू जारी है और यकीनन तस्लीम कर लेंगे इन्हें। तो इसलिए इनको सपोर्ट रही है। और असल में यार ये जो अफगानिस्तान की सारी ट्रेन है ना, यहाँ पे क्या है, पहाड़ियां हैं और वहां पे एक घाटियां हैं और छुपने की जगह हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं। और जिस तरह एक वादी पंजशेर है शमाल की तरफ, आप उसकी कभी तारीख उठा के देखें तो नस्ल दर नस्ल कई सदियों से वो जो एक कॉर्नर है 70-80 किलोमीटर लंबा, तंग सी एक गॉर्ज है, एक वैली है, उसमें आज तक कभी कोई हमलावर नहीं जा सका। रशिया भी नहीं जा सका, अमेरिका भी नहीं जा सका, तालिबान भी नहीं जा सके, पुराने हमलावर भी नहीं जा सके। वो इतना तंग रास्ता है कि उसमें आप एंटर नहीं हो सकते। और इस किस्म की बेशुमार पनाहगाहें हैं जहाँ पे ये लोग छुपे रहे हैं और इन्होंने अपना आप प्रोटेक्ट किया है। और लोकल लोग थे, सोसाइटी में दोबारा घुल मिल गए, कैमोफ्लाज हो गए, इन्होंने छापा मार जंग लड़ी, गुरीला जंग लड़ी और इनको प्रोटेक्शन भी थी, असला भी था, ये असला लूट भी लेते थे। अभी देखे ना अमेरिकन जो गए हैं तो बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं अमेरिकन के लिए और उनके अलाइज के लिए कि अमेरिकन का बहुत ही सेंसिटिव किस्म का जो वेपन इंक्लूडेड मिसाइल्स, बड़े सेंसिटिव और एडवांस्ड मिसाइल्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे जो हैं मोर देन 40 के करीब उनकी तादाद है, वो सारे अब तालिबान के पास हैं। वो तो उनको गाड़ियों के पीछे बांध के लेके जा रहे होते हैं। यानी अब देखें, ये एक तरफ से तो चलो तालिबान के लिए तो ये फतह हो गई, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडेड अमेरिका, ये एक बड़ी फिक्र की बात है कि टेक्नोलॉजी वहां से कहीं की कहीं जा सकती है। और माजी में यानी अब मैं यहाँ बात खुल के नहीं की जा सकती, लेकिन माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं किस तरह अमेरिकन मिसाइल, इनके F-16 जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज को ट्रांसफर हुए, उनकी टेक्नोलॉजी गई, उन्होंने फिर उसकी कॉपी तैयार की और इस वक्त वो उनकी मसलन F-6 जो है पाकिस्तान के पास, जो है F-7 थंडर जो तैयार है वो हूबहू F-16 की कॉपी है। अरे ये सुना तो वैसे मैंने था कि कॉपी करने में तो ये माहिर हैं। नहीं, वो देखें टेक्नोलॉजी जो एक दफा, अब जैसे इनका एक वो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था इधर एबटाबाद ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल होती थी, वो कैमोफ्लेज होता था, तो वो मलबा उधर का उधर पड़ा रह गया। तो उसकी जो है उस सारे मलबे की अगर आप उसको कंप्लीटली उसका सर्वे करें, उसको मेटलर्जिकल उसको आप चेक करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी धात में क्या चीजें शामिल हैं, क्या नहीं शामिल। तो टेक्नोलॉजी इस तरह लीक आउट हो जाया करती है और ये जाहिर है जो आर्मी से रिलेटेड चीजें हैं ये काफी खतरनाक वाकया हो सकती हैं फ्यूचर में। बिल्कुल सही हो गया, लेकिन जहां तक उनके गोल्स का मामला है, जो एलाइज हैं, 20 साल, मुझे तो वैसे मेरी समझ से बाहर है कि 20 साल में उन्होंने सिर्फ असामों की पकड़ना था। जी जफर साहब, ये इन्होंने जो बात की ना जफर साहब ने पहले, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो 2 ट्रिलियन जो उससे ज्यादा पैसा खर्च हुआ, बेसिकली तो वो सर्कुलेशन ऑफ मनी हुई है ना, अमेरिका का पैसा अमेरिका ही में गया है वापस और वो ट्रांसफर हुआ है, सारा सर्कुलेट हुआ। अफगानिस्तान पे तो पैसा नहीं लगा, वहां पे तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, स्वाय वो एलाइज से पैसा लेते रहे हैं जंग के सिलसिले में और अपने मुल्क ले जाते रहे। जी जफर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये ना बार बार अफगानिस्तान की डिस्कशन में एक जुमला सामने आता है कि अमेरिका का गोल हासिल नहीं हुआ, बरतानिया का गोल हासिल नहीं हुआ, जर्मनी का गोल, मतलब इन लोगों के गोल। हाँ, ये इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम ये कहते हैं ना कि अमेरिका का गोल नहीं है, सब बिल्कुल हासिल हुआ अमेरिका। हाँ जी, मैं एग्री हूं। जो अमेरिका, जो जर्मनी, जो बरतानिया अफगानिस्तान गया था, जो इनकी असला साज कंपनियां, जो इनकी असला साज कंपनियों से ज़हनी मुताबिकत रखने वाले सियासतदान,
उन सियासतदानों के बच्चे आगे जाके सीईओ लगते रहे, वो सारे आर्मी, आप ये देखें, पहले ये समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं ना कि किसी मुल्क का कोई गोल, तो उस मुल्क से इस जुमले से क्या मुराद है हमारी? क्या इस जुमले से हम ये कहते हैं कि आम अमेरिकन का गोल हासिल नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक बात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, लेकिन इससे उन अमेरिकन का गोल जरूर हासिल हुआ है जो इसके नतीजे में मिलियनर और बिलियनर हो गए। यस, कंपनियां जो है, तो ना ये क्वेश्चन इन अ सेंस गलत क्वेश्चन बन जाता है कि जी अमेरिका, बिल्कुल अमेरिका का गोल सर, एम्पायर्स के गोल इस तरह थोड़ी होते हैं कि मतलब वो जो कहते फिरे वो नजर आता फिरे। हाँ जी। जो बेसिकली ना यहाँ जब बात होती है मेरी भी दोस्तों से, अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरी भी एक ओपिनियन है, बिल्कुल गलत भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, और बाय द फैक्ट मैं उसको चेंज करने के लिए भी तैयार होता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि उनके जो भी गोल्स है, जो एलीट क्लास ऊपर होती है, उनके बिल्कुल गोल हासिल हुए हैं। ये अमेरिका जो निकला है बेवजह बिल्कुल नहीं निकला। 20 साल जो उधर बैठा है बेवजह बिल्कुल नहीं बैठा, अपनी तरफ से पैसे बिल्कुल नहीं खर्च किए, लोगों की जाने, मतलब ये नहीं कि वो इधर हारने के लिए तो आया नहीं। एक ऐसी नेशन अमेरिका, सुपर पावर, जो टेक्नोलॉजी में और थिंक टैंकिंग में, मंसूबाबाजी में एक खास मुकाम रखता हो, और वो बगैर कहे जी लोगों को अब यही प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं कि जो बगैर गोल के चला गया, ये हो ही नहीं सकता। ये तो खैर मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा इशू है। पहली बात तो ये है कि क्या उनके गोल में शामिल था कि उन्होंने यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना है और तालिबान को सिरे से एलिमिनेट करना है? नहीं, ये तो उनका गोल हो ही नहीं सकता ना। 2000 उसामा बिन लादेन को मारने के बाद फिर एक नया जो टारगेट आया था सामने, वो ये था कि इस कंट्री को बिल्ड करना, डेमोक्रेसी लानी है यहाँ पे। इनका गोल था। ये 20 साल आखिर लड़ते किससे रहे हैं? अलकायदा से तो ऐसी जंग नहीं लड़ सके, अलकायदा के पास तो इतने जंगजू नहीं थे। जंग तो इनकी 20 साल तालिबान के साथ ही हुई है, और इस जंग में इनकी कोशिश रही है कि इनको एलिमिनेट किया जाए। मुल्ला उमर के लिए जितनी बमबारी की गई है, या इनकी लीडरशिप के लिए जितनी बमबारी की गई है, वो ज़ाहिर है सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब जिस तरीके से अमेरिका ने यहाँ से वाइंड अप किया है, लोग वियतनाम को भूल गए हैं। अमेरिका में अपने उनके कंट्री में बड़ी तनकीद हो रही है इस एवैक्यूएशन पे, इस तरीके से जिस तरह इन्होंने छोड़ा है। देखें, ये इसी तरह ही है ना कि जिनसे हुकूमत छीनी थी 20 साल, उनको ये नहीं एलिमिनेट कर सके, उनको रिप्लेस नहीं कर सके। 20 साल बाद वही फोर्सेस दोबारा आ गई हैं। अब ये एक अलग बात है कि आप ये कहें कि तालिबान ने उनके साथ एग्रीमेंट किए हैं, उनके साथ सारी बातचीत हुई है, उनसे इन्होंने अंडरटेकिंग ली है कि यहाँ अलकायदा और इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमें नहीं आएंगी। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर आ भी गई तो क्या अमेरिका दोबारा इस तरह आएगा लाहौर लश्कर के साथ इस मुल्क में? ठीक है, तो ये वही फोर्सेज है ना, ये वही लोग दोबारा यहाँ आ गए ना। उनके अंदर जो एक मजहबी इंतहा पसंदी है, जो उनका माइंडसेट है, वो तो मौजूद है। ये तो अब तालिबान की लीडरशिप का काम है कि उन्होंने अफगानिस्तान को कैसे आगे लेके जाना। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा जी। उन्होंने जैसे आगे लेके जाना है वो सबके सामने है। असल में एक गोल वेस्टर्न का ये भी हो सकता है कि एक ऐसी हुकूमत रहे सर जमीन के ऊपर जो पूरी दुनिया के लिए एक दहशत का नाम, हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वो नहीं होती जो। देखिए, इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको उसका थोड़ा सा ना इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। जी। पहली बात ये है कि जो तालिबान थे, इनके वजूद से दुनिया को कोई खतरा नहीं था। जब ये पहले थे यहाँ पे, इन्होंने दुनिया में ना कोई फितना किया ना फसाद किया। इनके अपने वजूद से किसी मुल्क को कोई खतरा नहीं था। जो कुछ था इनके अपने कंट्री में था। मसलन इनके अपने कंट्री से रिपोर्टें आती थी औरतों के बारे में कि ये लोग औरतों के बारे में सख्त हैं, उनको पढ़ने नहीं देते, उनके बारे में इनके कवानीन बड़े सख्त हैं और शरई सजाएं वहां पे नाफिज। ठीक है, मुझे वहां जाने का चूंकि इत्तेफाक हुआ है, पब्लिक से मिलने का इत्तेफाक हुआ था किसी जमाने में, लोग बड़े हैप्पी थे वहां पे, क्योंकि खाना जंगी आप लोगों को भूल गई है अफगानिस्तान की।
जो 20-25 साल खाना जंगी रही, और ये 1997 में तालिबान वहां पे आए हैं, 79 में रशिया वहां पे आया, फिर 87-88 में जनवा अकॉर्ड हुआ, उसके बाद 10 साल जो खाना जंगी हुई वहां पे, जिस तरह कत्लो गारत हुई, दुनिया तंग पड़ गई थी। जितने वॉर लॉर्ड्स थे उन्होंने अपने अपने एरियाज बना रखे थे, तालिबान ने सबसे पहले आके उन सब चीजों को कंट्रोल किया और पूरे मुल्क में इन्होंने अमन अमान कायम किया। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सारी बड़ी डिटेल्स है इसकी, मैं बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तालिबान को वहां की जो पश्तून मेजॉरिटी है उसकी कंप्लीट लेजिटिमेसी हासिल थी। वो कोई पाकिस्तान जैसा या इंडिया जैसा जमहूरी कंट्री नहीं है, वो एक ट्राइबल कंट्री है। वहां पे ट्राइब्स मिलकर तय करते हैं कि यहाँ किसकी हुकूमत होगी। ये उनका एक जिरगे का या उनका एक आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम ये हुई थी कि अफगानिस्तान को फिर किसी ने रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया कि जो नेशनलिस्ट लोग थे जो पूरी दुनिया में थे, और जो पश्तून नहीं थे, वो उज़्बेक थे, ताजिक थे, हजारे थे, ये लोग 87-88 के बाद निकल गए अफगानिस्तान से, और इन्होंने पूरी दुनिया में जाके अपनी नुमाइंदगी कायम की है। अब इस वक्त जो प्योर पश्तून है अफगानी, वो बाहर इनका रिप्रेजेंटेटर नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा उज़्बेक मिलेगा, ताजिक मिलेगा, जो इनके खिलाफ है। वो एक कबायली तरीके से भी खिलाफ है, नस्ली बुनियाद पे भी खिलाफ है, और अकीदे की बुनियाद पे भी खिलाफ है। उनमें से क्योंकि अक्सरियत जो है वो अहले तशय्यो में से है, और ये जो है वो सुन्नी है। तो इनका प्रॉब्लम अब ये है कि इनके वजूद से आपने ये देखना है कि इनके इर्द गिर्द के जो कंट्री हैं, जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सरे फरिस्त हैं, इनको क्या फायदा मिलेगा, या ये लोग अब तालिबान की लीडरशिप के साथ कैसे मामलात आगे बढ़ाते हैं। देखने वाली बात अब ये है। अब हमने ये देखना है कि अमेरिकन जो वहां से चले गए हैं, क्या अमेरिकन ने मुकम्मल अपनी बसात लपेट ली है चीन के लिए? क्या उन्होंने मुकम्मल रास्ता क्लियर कर दिया है? चीन का जो इतना अजीमोशान मंसूबे हैं सी पैक के हवाले से, इधर रशिया के जो मंसूबे हैं पाइपलाइन के, चाइना, इधर पाकिस्तान और आगे इंडिया तक, ईरान के जो मंसूबे हैं वहां पे मादनियात के हवाले से, पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वहां पे सी पैक और दूसरे मिनरल्स के हवाले से, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक ट्रेड के हवाले से, क्या अमेरिका ने इन सबको इजी रास्ता दे दिया कि ठीक है मैं जा रहा हूं, ये तालिबान इधर बैठे हैं, आप इनसे नेगोशिएट कर लो? क्या ये सब कुछ ऐसे होगा, या अमेरिका तालिबान के जरिए चाइना को, रशिया को ट्रैप करेगा वहां पे? और क्या तालिबान इस सारे प्रोसेस में अमेरिकन के साथी बनेंगे, या रशिया के साथी बनेंगे, या चाइना के साथी बनेंगे? ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नियर फ्यूचर में पैदा होंगे। इसका जवाब ये है, मैंने नोट रखा, मेरा मूड बने। हाँ जी, मैं असल में ना वाइंड अप यहीं पे करना चाहता था कि अब जो चाइना, हाँ जी जफर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं नहीं चाहता कि हम लोग मिस कर दें। जी जी। और वो ये है कि अफगानिस्तान दुनिया में शायद चाइना के बाद सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल का रिसोर्स है। इसके जो रिसोर्सेज हैं ये मादनियात के, ये कोई $3 ट्रिलियन के इसका एस्टिमेट है। तो जब अमेरिका शुरू में गया था तो एक ख्याल ये भी था कि शायद ये लोग वहां से ये लिथियम और ये कॉपर वगैरह जो है इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो वो मैं प्लैटिनम है बिल्कुल। तो ना ये जो अफगानिस्तान के मादनी ज़खायर हैं, ये बहुत बड़ी अट्रैक्शंस हैं पावर्स के लिए, कि अपना प्लेयर वहां पे बिठा के वहां पे थोड़ा अमनो माइन कायम करके तो वहां से फिर माइन करके ये चीजें मतलब निकाली जाएं। ये मतलब एक छोटी सी खबर मैं देख रहा हूँ कि 2008 के अंदर चाइना की जो मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन थी, और उसको कोई मतलब एक ठेका मिला था, लेकिन वो वहां से कुछ वो ज्यादा निकाल नहीं सके, मतलब कॉपर ना। तो मैंने कहा एक पॉइंट मैं बता दूं कि जाने की वजह ये भी थी यार। 97 के बाद यूनिकॉल अमेरिका की बहुत मशहूर कंपनी थी, इन्होंने मुल्ला उमर के साथ दे वर वेरी क्लोज टू फाइनल एग्रीमेंट पाइपलाइन के लिए, ऑयल पाइपलाइन के लिए, ठीक है। और मुल्ला उमर और उसकी लीडरशिप रेडी थी, उन्होंने कहा ठीक है अब करो काम यहाँ पे, हमें हमारा हिस्सा दो, आप अपना काम करो। तो ये तो 9/11 हो गया, वो ओसामा वहां पे आ गया, वो ऐसा उनके लिए भी बदबख्त साबित हुआ कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो इनका भी बेड़ा गर्क कर गया सबका।
तो अदरवाइज अब इनका तो उनके साथ भी कोई इशू नहीं था अमेरिकन का। बिल्कुल सही। अब ये हमारी डिस्कशन जो है ना वो हो गई कि अमेरिका चला गया, उसने जो भी करना था गोल अचीव किया, तालिबान आ गए। अब वाइंड अप इसको यहाँ पे करते हैं कि जो अब दूसरी सुपर पावर्स हैं जैसे चाइना और रशिया, सुपर पावर में आप पाकिस्तान को भी थोड़ा सा कंसिडर कर लें थोड़ा वो भी अगर उसका रीजनल सुपर पावर बिल्कुल है जी हाँ पाकिस्तान, जी क्यों है, नहीं? इस मामले में है, क्योंकि अफगानियों के लिए सुपर आईएसआई पावर। आईएसआई बड़ी पावरफुल है और उसके बड़े इरादे होते हैं, हर चीज के अंदर उसने टांग अड़ाई होती है। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान का उसके साथ, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आर्मी उधर सोई हुई है और उधर हर चीज उनकी मर्जी से या इर्द गिर्द की ताकतों की मर्जी से होने दे जा रही है। लाजमी बात है कि ये इसकी टांग बीच में है, कोई माने या ना माने, ऑफिशियली तो सारी बात है कोई नहीं मानेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको वाइंड अप करते हैं कि ऊंट अब किस करवट बैठेगा। चाइना रशिया, रशिया को भी चाहिए सड़क पोर्ट तक, चाइना पहले ही सी पैक जो है वो लिए जा रहा है। तो क्या ये इधर एक जंक्शन बना सकेंगे एक विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसके साथ? बिल्कुल बना सकते हैं और बनाएंगे भी। उसमें देखिए पाकिस्तान के अपने सबसे ज्यादा तहफुज़ात इस वक्त पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान को है बिल्कुल। तालिबान वहां आए, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो टीटीपी है वो दोबारा ना सर उठाए। ठीक है, टीटीपी जो थी वो तरीके तालिबान पाकिस्तान इंडियन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी और इंडिया ने जो अफगानिस्तान में अपने 12 कौंसलेट बनाए हुए थे वो एंटी पाकिस्तानी काम कर रहे थे ना। इधर आपके बलोचिस्तान में जो BLA है, इधर TTP है और इसके अलावा बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको वो सपोर्ट करते थे। तो इनको तो सबसे पहले ये फिक्र है कि उनके जितने कैदी हैं वो अफगानिस्तान की अब जेलों से रहा हुए हैं, वो पाकिस्तान आके दोबारा फितना फसाद पैदा ना करें। उसके तोड़ के लिए एक तो इन्होंने बॉर्डर पे जो लगाई है, बाड़ लगाई है, वो भी इनको बहुत फायदा देगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हाई अलर्ट है कि इस तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान में कोई उसके असरात जो है ना वो नजर ना आए। और इसके बहुत ज्यादा इम्कान है कि अफगानिस्तान में जब कभी कोई ऐसी मजहबी सियासी तब्दीली आती है तो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में भी उसके आफ्टर शॉक जरूर सुनाई देते हैं। बिल्कुल। अगली बात यह है कि रशिया को अपने तहफुज़ात हैं कि तालिबान के साथ उनके इकोनॉमिक रिलेशन कायम रहें और उनके जो बागी हैं, इस्लामिक बागी चेचन्स हैं और कुछ लोग जो उनकी स्टेटों में जाके बदअमनी करते हैं, उनके लिए सेफ है वरना हो। इधर चाइना के लिए भी ये प्रॉब्लम है कि इधर तुर्कस्तानी जो लोग हैं वो संक्योंग में जाके गड़बड़ करते हैं, वो इस्लामिस्ट हैं, फिर स्मगलिंग होती है, यहाँ से मंशियात जाती है। उसके लिए तहफुज़ात हैं कि ये लोग वहां जाके ये सारे काम ना करें। ईरान के लिए भी ये इशू है कि भाई ईरान चाहता है कि भाई इनके यहाँ जो हज़ारा हैं, उज़्बेक, ताजिक, ये जो शिया माइनॉरिटीज हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात किए जाएं और ईरान के साथ इनके तजारत जो है चाह बहार के लिंक के जरिए की जाए, बजाय इसके कि इधर से की जाए आपके ग्वादर के जरिए। और बाकी पीछे आप कह रहे थे अमेरिका के ये इंटरेस्ट है कि ये दोबारा दुनिया की ईवल्स के लिए सेफ है वरना बन जाए। और ना सिर्फ दुनिया की ईवल्स के लिए बल्कि चाइना और रशिया के लिए भी ये गोल्डन स्पैरो ना कहीं बन जाए। ठीक है, तो ये सारे ममालिक के अभी भी स्टेक्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं और इसमें सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करना है तालिबान की लीडरशिप ने अदा करना है कि वो कितने प्रीपेयर हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि अब चूंकि 20 साल गुजर गए, उनके पास नई लीडरशिप है, इंटरनेट का जमाना है, काबुल में ATM मशीनें काम कर रही हैं, वहां पे PCO चैनल खुल गए हैं, इंटरनेट जगह जगह आ रहा है। फिर ये दोहा में रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में रहे हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, अब इनको बिजनेस का अंदाजा है, थोड़ा एक्सपोजर भी हुआ है। अब तालिबान जिन जिन इलाकों में गए हैं वहां पे उन्होंने उस तरह की सख्तियां भी नहीं की जैसी उन्होंने 97 में की थी। तो इसलिए शुनीद है और ख्याल किया जा रहा है कि ये लोग पहले से बेहतर तरीके से जो है ना। वाइंड अप करते हुए आखिरी 2 सवाल है मेरे पास जफर साहब आपसे, क्या तालिबान की लीडरशिप ये कर पाएगी
दैट्स द क्वेश्चन। मतलब ये तो जब कुछ होगा तो फिर ही पता चलेगा कि कर सके या नहीं कर सके। मतलब इस तरह मौजूदा सूरत हाल में जो उनकी एजुकेशन है, जिस तरह वो रह रहे हैं, इन द लॉन्ग रन इसका मेरे पास इसका जवाब है नहीं है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये फाशिस्ट लोग हैं, जो फाशिस्ट तंजीमें होती हैं, जो जिनके देखिए एक कितने लोगों का मुल्क है, 4 करोड़ लोगों का मुल्क है, ठीक है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो आखिर वो क्या चीज है जो ये डिफाइंड करती है कि फलाना नजरिया फाशिस्ट है और फलाना नजरिया सेकुलर है। और जो चीज इन एक बहुत बड़ी जो क्रेडिबिलिटी एक सेकुलर माशरत के अंदर जाती है वो कि वो सलाहियत रखती है अपने अंदर ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की। फाशिस्ट आइडियोलॉजी की अंदर डिवीजन एम्बेडेड है, इंट्रिंसिक है, क्योंकि वो एक जबर का निजाम होता है। और फिर जब देखें ये हम ना माशरत के ऊपर बात करते हैं, तो जब हम माशरत के ऊपर बात करते हैं ना तो फिर वो उसको एक इर्तकाई पस मंजर में देखना चाहिए कि फिर उसका एवोल्यूशन होता है। जबर के आगे फिर मजीद जबर पैदा होता है और फिर वो मजीद से मजीद तर जबर की शक्ल इख्तियार करता चला जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इन फाशिस्ट तंजीमों के पास ना फलाह बहबूद का ना कोई वो हो नहीं सकता प्रोग्राम, क्योंकि फलाह बहबूद का जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है वो है, इसका मतलब है कि जो पावर है वो फिर शेयर हो रही है। और खास तौर पे ये जिस तरह ये जबर की तंजीमें हैं, फाशिस्ट तंजीमें हैं, इनके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो मतलब शदीद से शदीद तर होती चली जाती है। मतलब स्टालिन की मिसाल बड़ी मशहूर दी जा सकती है कि जितनी ज्यादा पावर उसकी जात में कंसंट्रेटेड थी, उसको बकायदा खुर्शीफ को आके फिर रिफॉर्म्स करनी पड़ी और मतलब उसको कम करना पड़ा। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये नहीं कर सकते अभी? दो थीसिस का टकराव होगा। इन जो ना करने पे इन्हें मजबूर करेगा वो इनकी इंट्रिंसिक आइडियोलॉजी है, जो फाशिस्ट आइडियोलॉजी है। और जो चीज इन्हें थोड़ा अरसा इनको लेजिटिमेट रख सकती है वो मुख्तलिफ पावर्स का इंटरेस्ट है, कि अगर वो इंटरेस्ट किसी पॉइंट पे बैलेंस हो जाए, अमेरिका, चाइना, रशिया का, तो देन दे कैन मतलब इनको कुछ लंबा अरसा मिल सकता है हुकूमत करने के लिए। ये सिनेरियो मुझे नजर आता है। अच्छा सजाद भाई, आप बताएं, ये इस मौजूदा सूरत हाल में जब के अनएजुकेटेड, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से, इल्म से नाबलद लोग, क्या ये चला पाएंगे अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान को चलाने के लिए ज़ाहिर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। वहां पे भरपूर टेक्नोलॉजी से लैस 2.5-3 लाख अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम हो गई। इसको चलाने के लिए जिस माइंडसेट की जरूरत है वो तो मौजूद है, जो वहां का कल्चर है। मेरा मतलब ऐसे माइंडसेट के ऊपर ही था, जो ये देंगे नजरिया। विद इन अफगानिस्तान उन्हें कोई प्रॉब्लम क्या होगा? देखिए, अमेरिका ने, IMF ने अब इनके 7 बिलियन के करीब असासे मुंजमद कर दी हैं, पैसे जो है, ठीक है। अब इनके बैंक्स के जो रिजर्व हैं वो अब खत्म होने लगे हैं। अफगानिस्तान के तनख्वाहें कैसे देंगे, पेट्रोल डीजल कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुल्क का वो कैसे चले, ये सारे बहुत बड़े क्वेश्चन है। अब ये तभी मुमकिन है जब इनके साथ वेस्ट अमेरिका स्पेशली वो फाइनेंशियल तावन करें। अगर उन्होंने इनके साथ तावन करना शुरू कर दिया तो यकीनन अपनी कंडीशन पे करेंगे ना। तो अगर वो इस स्टेज पे आ गए कि इनके फंड्स भी जारी कर दें, इनको रिकॉग्नाइज भी कर लें, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होगी कि जब वेस्ट ने मुकम्मल इनसे हाथ खींच लिया, फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे फिर उसी तरह ग्रो आएंगे, यहाँ पे ओपीएम काश्त होगी, यहाँ से मनशियात स्मगल होगी, यहाँ से असला स्मगल होगा, यहाँ से टेररिस्ट जाएंगे, यहाँ पे ब्लैक मनी आएगी, यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज का फिर हब बन जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें कंडीशनल है, दुनिया को उनके साथ ताबन करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक वाइंड अप करते हुए आखिरी सवाल एक पैदा होता है कि जी एक ना, आपको पता है हम थोड़ा सा फलसफे का टच लगाना होता है हमने अपनी डिस्कशन में।
मेरा सजाद साहब से क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, मेरे बहुत जेहन में अड़ा हुआ है, बहुत में सर, ये क्या चक्कर है कि ये अगर हम बर्र सगीर के मुसलमानों का जो समाजी और फिक्री इर्तिका है उसके तनाजुर में देखें, तो क्या ये नागुज़ीर था अफगानिस्तान के अंदर किसी इस्लामी हुकूमत का बनना, या ये इस धारे से अलग रह के कोई मतलब बादशाहत और फिर जमहूरियत की पटरी पर चढ़ सकते थे? क्या नागुज़ीर था जो अफगानिस्तान में इस वक्त हो रहा है? नागुज़ीर इस तरह था, अफगानिस्तान देखें कभी भी फीजिबल स्टेट नहीं रहा। वहां पे एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, मिनरल्स का तो जमाना अब आया ना, पहले तो कोई जमाना नहीं था, और तजारत भी ऐसी कोई नहीं थी। तो अफगानी जो हैं, इनके जो इंसेस्टर्स हैं, वो क्या करते थे, हिंदुस्तान को लूट मार के ही गुजारा करते थे ना। तो एक बार मैंने उधर इस्लामाबाद एक सेमिनार अटेंड किया, वहां एक खातून ने तकरीर की, उसने कहा अफगानिस्तान इसलिए गरीब है कि इन्होंने गुज़श्ता 300 साल से हिंदुस्तान को नहीं लूटा। ठीक है, तो बात बिल्कुल दुरुस्त ही है, कड़वी बात है। तो ये फिजिबल स्टेट नहीं था। जब फिजिबल आप नहीं है तो कभी आप रशिया से पैसे ले रहे हैं, कभी बरतानिया से पैसे ले रहे हैं। तो बरतानवी राज जब था बर सगीर में, तो बरतानिया वजीफा दिया करता था बादशाह को, और अफगानिस्तान को इमदाद दिया करता था, फिर रशिया इमदाद देता था, अमेरिका इमदाद देता था। तो जब आप इमदाद देते हैं और ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो फिर वो ग्रुपों में बढ़ती है, और जब ग्रुपों में बढ़ती है तो वो जाहिर है वो या वो एथनिक वो बढ़ जाती। लेकिन ये जो इस्लामिक अंपायर कायम हो गई है, क्या इस्लामिक अंपायर का कायम होना नागुज़ीर था अफगानिस्तान में? नागुज़ीर बिल्कुल इसलिए था कि जहाज जो किया आपने, जहाज जब आपने किया तो वहां पे इस्लामिक आइडियोलॉजी को आपने परवान चढ़ाया। जो सोशल डेमोक्रेटिक और लिबरल फोर्सेस थी वो उस जमाने में निकल गई। तो जब जहाद एलिमेंट स्ट्रांग हो गया और फिर वॉरलॉर्ड का जमाना आ गया, तो फिर तो यही ताकतों ने परवान चढ़ना था ना। बिल्कुल सही दोस्तों, टाइम जो है वो खत्म हो चुका है हमारा। एक आखिरी सवाल है छोटा सा, उसका मुझे जवाब दे दें कि एक होता है ना कि जानवरों के जकड़ में भी एक लीडर बन जाता है। इस खित्ते को अब लीड कौन करेगा राउंड अबाउट में? अब जो दूर दूर वेस्टर्न उसको छोड़कर, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, अगर कुछ होता है तो आप समझते हैं कि किसका सिक्का चलेगा या हुक्म चलेगा? चाइना का लीड करने का अपना तरीकाकार है। वो देखें, अपनी पूरी जो तारीख है उनकी सिविलाइजेशन की, उसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी हदूद क्रॉस की है चाइना की। हाँ जी, बिल्कुल। और वो भी इकोनॉमिकल मेथड अडॉप्ट की है। और इधर ईरान में उनका अराउंड $400 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक पैकेज है। पाकिस्तान में 60-70 बिलियन का है। और यही जो वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है, ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक भी जाता है, ये अफ्रीका कंट्रीज में भी जाता है, ये अरब कंट्रीज में भी जाता है, ये यूरोपियन कंट्रीज में भी जा रहा है। तो इसकी शाखें फैली हुई हैं। तो इकोनॉमिकली तो चाइना नहीं रूल करना ना। यहाँ पे पैसा सबसे ज्यादा इस खित्ते में अमेरिका के बाद चाइना के पास है। चाइना के पास, यूरोप से भी ज्यादा पैसा चाइना के पास है। जी दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ है। आप दोनों ने बहुत सी हासिल जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे नाज़रीन को दी हैं, बड़ी अप टू डेट, और अपने तजज़िये से हमें नवाजा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपको तकलीफ देंगे, उस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहें हमारे वार टीवी के साथ, यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।